हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी सक्सेस पॉडकास्ट पर। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और इस चर्चा के लिए जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट के लिए जो सोर्सेज यूज हुए हैं वो हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मॉर्निंग स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे, स्टेट्समैन, डेक्कन हेरल्ड और पीआईबी। जी, हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर थोड़ी गहरी चर्चा करना और एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो समझना। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। हाँ, पहला टॉपिक मॉर्निंग स्टैंडर्ड से है। हेडलाइन है इथेनॉल ब्लेंडिंग एम्बिशन विद फ्रिक्शन, इज E20 ड्राइविंग अप और ब्रेकिंग डाउन। ये E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग काफी एम्बिशियस टारगेट लग रहा है। हाँ, एम्बिशियस तो है। देखिए, 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखाया भारत ने। जून 2022 में हमने 10% यानी E10 तो अचीव कर लिया था। मैं मुद्दा है, देखिए, सबसे पहली चिंता तो गाड़ियों को लेकर है। व्हीकल कंपैटिबिलिटी। कहा जा रहा है कि E20 से मतलब एवरेज माइलेज में 6 से 7% की कमी आ सकती है। ओह, 6-7% तो काफी है। हाँ, और फिर इंजन के जो पार्ट्स हैं, खासकर रबर और प्लास्टिक वाले, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, इसकी भी चिंता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो कह रहे हैं कि वो E20 कंपैटिबल इंजन्स दे रहे हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या, जो पहले से सड़कों पर है? पंप पर उपलब्ध होगा या फिर E85, E100 जैसे हायर ब्लेंड्स की बात करें तो? वो भी एक चैलेंज है। अभी उतने पंप्स नहीं है जो हायर ब्लेंड्स दे सकें। और फिर एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठता है खाद्य सुरक्षा का, फूड सिक्योरिटी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एथेनॉल बनाने के लिए आपको या तो अनाज चाहिए जैसे मक्का या फिर गन्ना। तो सवाल उठता है कि क्या हम अपना फूड ग्रेन या शुगर केन डाइवर्ट करके फ्यूल बनाएं? क्या इससे हमारी खाद्य सुरक्षा पर कोई असर पड़ेगा, प्राइसेस पर कोई असर पड़ेगा? ये तो आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों की आमदनी, एनवायरनमेंट और फूड सिक्योरिटी, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए सीधा सा सवाल बन सकता है, E20 का लक्ष्य वर्ष क्या है 2025, या वर्तमान ब्लेंडिंग लेवल क्या है? और मेंस के लिए? मेंस के लिए तो ये पूरा विश्लेषण इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के फायदे और नुकसान, इससे जुड़ी चुनौतियां, और ये जो एनर्जी, एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, इस पर एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले विषय पर चलते हैं। ये भी मॉर्निंग स्टैंडर्ड से ही है। हेडलाइन, मार्कर्स एंड प्रूफ्स ऑफ सिटीजनशिप। ये हमेशा से ही एक कह सकते हैं सेंसिटिव टॉपिक रहा है। हाँ, बिल्कुल। खासकर पिछले कुछ सालों में एनआरसी और सीएए के संदर्भ में ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रहा है। भारत में नागरिकता साबित करना मतलब इतना आसान नहीं है कई लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी है जो बताता है कि नागरिकता कैसे मिलती है, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से। जी, वो सब तो है, लेकिन असली दिक्कत आती है सबूत पेश करने में। प्रूफ क्या माना जाएगा? जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, लेकिन सबके पास वो नहीं होता या उसमें गलतियां हो सकती हैं। जमीन के कागजात हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड है। लेकिन इन सब की लीगल वैल्यू अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकती है ना? शायद कोई एक डॉक्यूमेंट काफी ना हो। सही कहा। और कोर्ट्स ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग व्याख्याएं दी हैं कि किस डॉक्यूमेंट को कितना वेटेज दिया जाना चाहिए। फिर CAA 2019 भी है जो कुछ स्पेसिफिक समुदायों और पड़ोसी देशों से जुड़ा है। उसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दिया। तो अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है? प्रीलिम्स के लिए तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बेसिक प्रोविजंस जैसे नागरिकता अक्वायर करने के तरीके, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए ये पूरा प्रोसेस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, जो चैलेंजेस हैं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, इससे जुड़े लीगल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स, और हाँ, CAA से रिलेटेड जो भी कंटेम्पररी इश्यूज हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। समझ गए। चलिए अब तीसरे आर्टिकल पर आते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस से है। टेकअवेज फ्रॉम ट्रंप पुतिन अलास्का समिट। हाल ही में हुई ये मीटिंग, इसके क्या मेन पॉइंट्स निकले? रिपोर्ट कहती है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या समझौता नहीं हुआ इस मीटिंग में। खासकर यूक्रेन के मुद्दे पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी। तो फिर मीटिंग का फायदा क्या हुआ? सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी? कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इससे एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को एक ग्लोबल स्टेज मिला अपनी बात रखने का। इसे उनकी डिप्लोमेटिक विन के तौर पर भी देखा जा रहा है कुछ सर्कल्स में। अच्छा, और ट्रंप का क्या रोल रहा? बताया जा रहा है कि ट्रंप का जो बिहेवियर था वो काफी रिस्पेक्टफुल था पुतिन के प्रति।
उन्होंने पुतिन को पहले बोलने का मौका दिया और रशिया के एक्शंस पर कोई बहुत कड़ी चुनौती नहीं दी मीटिंग के दौरान। पुतिन ने भी ट्रंप की तारीफ की। और यूक्रेन, ज़ेलेंस्की का क्या? उन्हें इस मीटिंग से अलग रखा गया था। ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो इसका असर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा? भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? यही मेंस का सवाल बनता है। ये समिट कैसे बदलते हुए ग्लोबल इक्वेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, मेजर पावर्स के बीच रिश्ते कैसे शेप हो रहे हैं, और इन सब का भारत की फॉरेन पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म भी। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। अब अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर चलते हैं, द हिंदू से। हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट हेल्थ? ये तो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। हाँ, और आर्टिकल बताता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन पर एक ग्लोबल ट्रीटी बनाने के लिए जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ रुकावट आ गई है, जो कि अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी खतरा है ना। बिल्कुल। आर्टिकल में जिक्र है कि प्लास्टिक्स में 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स हो सकते हैं। सोचो आप, और इनमें से कई जैसे बिस्फिनॉल ए, बीपीए या फ्थैलेट एंडोक्रिन डिसरप्टर्स माने जाते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मतलब ये हमारे हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जी हाँ, इससे मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। और माइक्रोप्लास्टिक्स की बात भी होती रहती है। हाँ, और वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। रिसर्च में माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी खून में मिले हैं, प्लेसेंटा में मिले हैं, यहाँ तक कि ब्रेस्ट मिल्क में भी पाए गए हैं। ये तो बहुत सीरियस है। लेकिन क्या इन केमिकल्स या माइक्रोप्लास्टिक्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स के बीच एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है? यही सबसे बड़ी साइंटिफिक चुनौती है अभी। जो रिसर्च है वो ज्यादातर एसोसिएटिव है, मतलब संबंध दिख रहा है। लेकिन ये कहना कि इसी प्लास्टिक केमिकल की वजह से ये बीमारी हुई, वो कॉजल लिंक एस्टैब्लिश करना भी मुश्किल है। इसके लिए और रिसर्च की जरूरत है। और भारत का क्या सीन है इस मामले में? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तो किया था हमने। हाँ, बैन तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर प्लास्टिक वेस्ट का, अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब देखते हैं अपने आसपास। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? प्रीलिम्स के लिए माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन, और एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स के कुछ एग्जांपल्स जैसे बीपीए, फैलेट्स। और मेंस के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन का हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, इस पर डिटेल में। भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, और इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना जरूरी है, ये सब डायमेंशंस कवर करने होंगे। ठीक है, अब आज का आखिरी टॉपिक लेते हैं। ये भी द हिंदू से है। हेडलाइन, व्हाट आर द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द ईसी? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग जी, हाल ही में विपक्ष ने ईसी की निष्पक्षता पर कुछ सवाल उठाए हैं। खासकर बिहार में जो वोटर लिस्ट में कुछ एलिजिड डिस्क्रेपेंसीज यानी गड़बड़ियों की खबरें आई थी, उसको लेकर। इलेक्शन कमीशन तो हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। आर्टिकल 324 के तहत उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, लेकिन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट से उसकी ऑटोनॉमी और इम्पार्शियलिटी पर थोड़ी बहस शुरू हुई है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बदलने वाला कानून। हाँ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया है। जी, उस पर काफी विवाद हुआ। कहा गया कि इससे कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ सकता है ईसी पर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की जो प्रोसेस है, उस पर कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। और एक मुद्दा माइग्रेंट वोटर्स का भी है शायद, कि उनका नाम लिस्ट से ना कट जाए। हाँ, ये भी चिंता जताई गई है कि जो लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं, उनका वोटिंग राइट अफेक्ट ना हो। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन भी हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो यहाँ प्रीलिम्स के लिए तो आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, आर्टिकल 324 ईसी के पावर्स, फंक्शंस, कॉम्पोजिशन। और मेंस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो ब्रॉडर टॉपिक है, उसके अंडर ये सब आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और इम्पार्शियलिटी से जुड़ी क्या चैलेंजेस हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये सब अहम सवाल हैं। बिल्कुल। तो ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। एक बार समराइज कर लें। हाँ, कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया पहले भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, E20 टारगेट, उसके फायदे, लेकिन साथ ही व्हीकल कंपैटिबिलिटी, माइलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां। फिर हमने बात की नागरिकता साबित करने की जटिलताओं पर, अलग अलग प्रूफ्स की अहमियत और इससे जुड़े कानूनी और मानवीय पहलू,
खासकर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और CAA के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद हमने देखा ट्रंप पुतिन अलास्का समिट को, जिसमें कोई बड़ा समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, खासकर बदलते ग्लोबल ऑर्डर में। फिर एक बहुत गंभीर मुद्दा, प्लास्टिक पोल्यूशन का हमारी सेहत पर असर। हमने एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, BPA, फेल्थाइट्स और माइक्रोप्लास्टिक्स के खतरों पर बात की और रिसर्च की चुनौतियों को भी समझा। और आखिर में हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जैसे उसकी निष्पक्षता पर उठते सवाल, नियुक्ति प्रक्रिया का विवाद और वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्याएं, इन पर चर्चा की। बिल्कुल। तो ये थे आज के प्रमुख विषय। एक बात जो इन सब में कॉमन दिखती है वो है बैलेंस बनाने की चुनौती। चाहे एनर्जी और फूड सिक्योरिटी हो, या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, या फिर कानून और मानवीय अधिकार, या शक्ति संतुलन और देशहित, हर जगह एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। सही कहा। और शायद यही गवर्नेंस का और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए समझने का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो इसी सोच के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। NCERTs और करंट अफेयर्स दोनों यूपीएससी की प्रिपरेशन के बैकबोन हैं। कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।